Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए ऑनलाइन मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सोनू। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं अर्जुन चौधरी। Domestic markets fall over 1.5%. Sensex closes below the 60,000 level. Nifty settles below 18,000 mark. Other global markets on the US and Asia decline on COVID fears, and global crude oil prices jump 2%. Brent trading around $82.50 a barrel. घरेलू बाजार 1.5% से अधिक की गिरावट में रहे। सेंसेक्स 60,000 के नीचे और निफ्टी 18,000 के नीचे आ गए। कोविड से जुड़े डरों के चलते अमेरिका और एशिया के अन्य वैश्विक बाजारों में भी आई गिरावट और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में आया 2% का उछाल। ब्रेंट क्रूड $82.50 प्रति बैरल के करीब रहा। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से, जहां लगातार चौथे सत्र गिरावट दर्ज करते हुए घरेलू बाजारों में आज 6 महीनों की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट दर्ज हुई। कोविड से जुड़े वैश्विक डरों और मजबूत आर्थिक आंकड़ों से ब्याज दरों में वृद्धि से जुड़ी चिंताएं बढ़ जाने के बीच बाजारों में ये गिरावट आई। ब्याज दरों में वृद्धि की ये चिंता अमेरिका के मजबूत आर्थिक आंकड़ों से पैदा हुई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1.6% की मंदी से 981 अंक कम होकर 60,000 के स्तर से नीचे आता हुआ 59,845 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 1.8% की गिरावट से 321 अंक टूटकर 18,000 के स्तर से नीचे 17,806 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक 3.4% की भारी गिरावट में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक 4.1% लुढ़क गया। Dealing for the fourth straight session, the domestic markets today witnessed the biggest weekly fall in 6 months amid global COVID fears and robust U.S. economic data that revived concerns about higher interest rates. Sensex at the Bombay Stock Exchange fell 981 points or 1.6% to close below the 60,000 level at 59,845 points. Nifty at the National Stock Exchange dropped 321 points or 1.8%, also to close below the 18,000 mark at 17,806. In the broader market, the BSE Mid-Cap Index plunged 3.4% and the Small Cap Index tumbled 4.1%. In the Sensex pack, all the stocks ended in the red. Tata Steel was the biggest loser with a decline of 5%. Among the BSE sectoral indices, all the indices declined except the Pharmaceutical Index, which rose 1.4% on news that India may step up exports of fever medicines to China. The power index declined the most at 5%. The metal index plunged nearly 4%. Energy, oil and gas and realty indices dropped 3.5% each. Capital goods and the auto indices declined around 2.5% each. Consumer durables, IT and FMCG indices fell nearly 2% each. And BankX was down 1.5%. पुनीत जी, जो हमने बाजार में गिरावट का रुख देखा है, अगर हम थोड़े दिन पहले का देखें, 1 दिसंबर को ऑल टाइम हाईस पर पहुंच गए थे बाजार। सो क्या ऐसा हुआ है, क्यों बाजार का जो मूड है और परफॉर्मेंस है, इसमें हम ये एक मंदी का रुख देख रहे हैं? सुनो, देखिए, यदि हमारे श्रोता याद करेंगे कि हम पिछले कई सप्ताह से इसकी बात कर रहे हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो जीडीपी ग्रोथ है या जो बिजनेसेस के परफॉर्मेंस है,
उसके ऊपर अभी फिलहाल काफी प्रेशर है। और हमने बात करी थी ऑटोमोबाइल सेक्टर की और दूसरे क्षेत्र के जितने कमोडिटी ड्रिवन सेक्टर्स हैं, सभी में हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो रही है। और उसका मुख्य कारण है कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ या यूरोप में, अमेरिका में भी वहां पर असर आ रहा है। और जो एक्सपोर्ट सेक्टर है इंडिया में, उसमें भी हमने काफी डिक्लाइन दिखा है। तो कुल मिलाकर जो ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो फेवरेबल नहीं है। और अब आज के बाजार को भी देखें तो जो मेन आज हम देख रहे हैं कि जो गिरावट आई है वो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडिसेस में काफी ज्यादा गिरावट आई है, करीब 4 से 5% की। और पूरे सप्ताह में भी हमने देखा है कि करीब 8 से 10% डिक्लाइन है मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडिसेस में। और पिछले अगर हम 3-4 महीनों को देखते हैं तो ये मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में काफी तेजी थी, काफी बढ़त थी वहां पर। तो मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है और कॉशियस टाइम है यहाँ पर। तो ये मुख्य कारण रहे हैं। मुझे लगता है कि ये अभी थोड़ा सा प्रेशर बाजारों पर रहेगा। Puneet, clearly the Sensex and Nifty have followed the cues from the US market, where the Dow Jones, Nasdaq and S&P 500 all fell in overnight trade when we look at the figures this evening. But if you look at the figures for the net buyers and sellers, the FIIs were the net sellers to the tune of 707 crore rupees in the equity market, and the DIIs were the net buyers to the tune of 3,400 crore rupees, yet the market fell by 981 points. How is that? So, Arjun, in fact, there are many large players in the market. So, FIIs and DIIs are one players. Then we have HNIs who are very major participants. And also you have all the PMS players now who have become very big. So it's not just the domestic institutions and foreign institutions which participate. There are so many other large equity holders who are participating. And I think over the last few days, particularly this week, we have seen strong unwinding by these HNIs and PMS players. And they have been selling the market, booking profits partly and partly unwinding their position. So that could be the major reason. In fact, if you see the past few days, the market have come down. There has been positive buying by both FIIs and DIIs, in fact. So I think it is mostly unwinding by retail investors, HNIs and other PMS players, which has led to this fall. So पुनीत जी, जो कैलेंडर ईयर है वो खत्म होने वाला है, कुछ ही दिन बचे हैं दिसंबर के खत्म होने में। तो जब नया वर्ष शुरू होगा, आपको क्या उम्मीद है, किस तरह की पोजीशंस लेंगे FIIs या अन्य इन्वेस्टर्स? सुनो, देखिए, अगला वर्ष जो है बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगता है कि ये वर्ष रहने वाला है। पहली बात तो ये है कि जो बाजार में जो भी हम चिंताएं देख रहे हैं वो कुछ हद तक वो स्पिल ओवर करेंगी अगले वर्ष, शायद फर्स्ट क्वार्टर में और शायद कुछ और समय तक बाय मिडल ऑफ द ईयर बाजारों में थोड़ा प्रेशर रह सकता है। पर मुझे लगता है कि उसके बाद जैसे ही इकोनॉमिक टर्न अराउंड होगा, और क्योंकि ये साइक्लिकल डाउन टर्न है, और जैसे ही ये टर्न अराउंड होगा सेंटिमेंट समटाइम मिडल ऑफ नेक्स्ट ईयर, तो हम बाजारों में बहुत अच्छा प्रदर्शन देखेंगे। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि देखिए, एट द सेम टाइम नेक्स्ट ईयर, अगर आप नेक्स्ट ईयर के एंड में मुझसे पूछें और यदि हम सब यही हों, तो मुझे लगता है कि बाजारों में आज से बेहतर स्थिति होगी। लेकिन फिलहाल इन द शॉर्ट टर्म एंड द मीडियम टर्म, अगले 3 से 6 महीने मुझे लगता है कि कॉशियस टाइम है और वैल्यू बाइंग करनी चाहिए, वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग करनी चाहिए इन्वेस्टर्स को, और जहां अच्छा प्रॉफिट है वहां पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। Puneet, what about the volumes of trade in the market? We don't have access to that data. The VIX is quite low, but what about volumes? Doesn't that indicate the interest in the Nifty and Sensex stocks? So, Arjun, right now, VIX, of course, has gone up from lows of 12 and 13 that it was a few days back. It is now about 15 to 16. So, clearly, and that is expected. Whenever markets fall, VIX does go up because the fear goes up. However, I think the volumes are still also very high. Because we are heading into the expiry of the series next week. Usually that is the time when a lot of churning happens. So a lot of data that you see FII buying and selling is also linked to that, because they're selling the futures and they buy in the cash market. So all that is happening. Overall, I think the important thing is to focus on the economic data to see where we are heading.
And today we have very important data coming in the US, which is linked to, which is called the consumer price expenditure, CPE, which is indicative of the inflation there. And it will give us an indication of how the Fed will fashion their policy, interest rate policy going forward. So I think important thing is to look at the economic data and try and anticipate how the markets will react to that. So investors के लिए आपने अभी कुछ पल पहले दो चीजें कहीं, वैल्यू बेस्ड बाइंग और प्रॉफिट बुकिंग. सो आप हमें ब्रॉडली, हम इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात तो नहीं करते हैं अपने कार्यक्रम में, लेकिन ब्रॉडली आप हमें बता सकते हैं कि कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर वैल्यू बेस्ड बाइंग की अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां प्रॉफिट बुकिंग करना अभी फायदेमंद होगा? सोनू बिल्कुल ठीक कह रही हैं. अब देखिए, वैल्यू बेस्ड बाइंग इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से देखें आप तो वैल्यू बेस्ड बाइंग रही है, पीएसयू स्टॉक्स में रही, फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स में रही. वैल्यू बेस्ड बाइंग हम कहते हैं जहां पर पी मल्टीपल्स यानी सस्ते हैं, अच्छी कंपनियां हैं और पी मल्टीपल्स कम है, और वो कंपनीज में डिविडेंड, स्ट्रॉन्ग डिविडेंड पेइंग कंपनीज हैं. कल ही आप देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग एक, हालांकि वही आपने कहा कि इंडिविजुअल कंपनीज की हम बात नहीं करते, पर एक पीएसयू है आरईसी, जिसको पहली बार मैंने देखा कि एफआईआई, एक बड़ी एफआईआई ने अपने मॉडल पोर्टफोलियो में उसको इंक्लूड किया. तो मुझे लगता है कि ऐसी कंपनीज जहां पर अच्छे डिविडेंड्स हैं और पी मल्टीपल कम है, वहां पर सेफ्टी रहेगी कैपिटल की और इन्वेस्टर्स को अच्छा पैसा मिलेगा. पर्टिकुलरली अगर आप मुझसे पूछे तो पीएसयू बैंकिंग स्पेस में बहुत अच्छे डिविडेंड्स भी हैं और सेफ्टी है, और मुझे लगता है पब्लिक सेक्टर एज अ होल, पर्टिकुलरली डिफेंस जो एस्टैब्लिशमेंट है, उसकी जो प्रोस्पेक्ट है वो बहुत अच्छे लगते हैं. और प्रॉफिट बुकिंग के लिए कहाँ आपको अपॉर्चुनिटीज अच्छी दिखाई दे रही हैं? देखिए, प्रॉफिट बुकिंग में सुनो, जो पीछे हमने देखा कि कुछ ऑटोमोबाइल सेक्टर के शेयर्स जो थे वो काफी बढ़ गए थे. हालांकि वहां पर कुछ स्लो डाउन आ रहा है, तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है. इसी तरह कुछ मेटल्स में, हालांकि मेटल्स में भी करेक्शन हुई है, पर फिर भी मुझे लगता है कि कुछ ऐसे मेटल्स की कंपनीज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है. तो जहां पर भी इस प्रकार का रिबाउंड रहा है, और पर्टिकुलरली कुछ केमिकल कंपनीज में अगर आप देखें तो बड़ा फैंसी था केमिकल कंपनी का, वहां भी प्राइसेस काफी ऊंचे हैं, तो वहां भी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है. तो निवेशक वहां देख सकते हैं, थोड़ा पैसा वहां से निकालकर वैल्यू बेस्ड, बेसिकली ग्रोथ स्टॉक से हम वैल्यू बेस्ड स्टॉक्स की तरफ कैपिटल को रीएलोकेट कर रहे हैं. Puneet, we had the F&O expiry for the week on Thursday. What's that indicating for next week, even though we had the F&O expiry for the month next week? So, we have, in fact, next week is important because we have the weekly expiry of the options also, and we also have the monthly expiry. Usually, it leads to a lot of activity in the markets, lots of volatility, ups and downs. We're already seeing that markets have fallen a lot this week. My expectation is there may be a short-term bounce back, in the markets. Usually we see that towards the end of the year because there's FIIs, they reduce their activity. Domestic funds are usually shoring up their NAVs. So we find a lot of things happening in the markets around the end of the year. So my own gut feeling is that we will see a rebound next week. But I think it will be an opportunity for some investors to book profits. So I think next week is going to be very volatile. We'll see rebounds, we'll see sell-offs. It's going to be a volatile week. पुनीत, पहले जब कोविड शुरू हुआ था तो फार्मा और आईटी बहुत ज्यादा कहें कि फेवरेट सेक्टर्स बन गए थे, लेकिन बीच में हमने उनमें स्लो डाउन देखा था. अब आपको लगता है जो सिचुएशन फिर चेंज हो रही है उसमें फार्मा और आईटी जो भी डिफेंसिव सेक्टर्स हैं वो फिर से फेवरेट्स होने चाहिए इन्वेस्टर्स के? हाँ, बिल्कुल. अगर आप आज देखें तो आज करीब करीब सभी जितने सेक्टर इंडस्ट्री सब डिक्लाइन में थे काफी, लेकिन फार्मा सेक्टर में आज कुछ बढ़त थी, क्योंकि वही एक्सपेक्टेशन है कि फार्मा की जो सेल्स हैं, दवाइयों की सेल्स हैं, वो बढ़ती हैं और फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर ज्यादा खरीदारी होती है. तो उस वजह से मुझे लगता है कि फार्मा में आज बाइंग थी. और दूसरा हम देखें तो फार्मा काफी गिर भी गए थे पिछले दिनों में, काफी करेक्शन आई थिंक फार्मा स्टॉक्स में, तो बहुत अट्रैक्टिवली प्राइस थे. पर मुझे लगता है कि जैसे हमने पिछली बार देखा था कि बहुत ज्यादा तेजी बनी थी आईटी में, और बिकॉज वर्क फ्रॉम होम की वजह से, और फार्मा सेक्टर स्टॉक्स में, मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा इस बार, क्योंकि कोविड की सिचुएशन वो नहीं है जो पिछली बार लॉकडाउन के दौरान थी. हालांकि चाइना में बहुत सीरियस सिचुएशन है और बहुत जो नंबर्स दिख रहे हैं हम लोग वो काफी चिंताजनक है, पर मुझे लगता है कि बाकी दुनिया में शायद इतना उसका नेगेटिव असर नहीं होगा. और डेफिनेटली फार्मा इज डिफेंसिव राइट नाउ गिवन द वैल्यूएशंस एंड गिवन द फैक्ट दैट दे हैव फॉलन अ लॉट, बट फिर भी मुझे लगता है कि कॉशियस रहकर की बाइंग करनी चाहिए उसमें. Puneet, you mentioned about Nifty Metal. It went down by 5% in today's trade. We know that these are
beta stocks in any portfolio. So when the market goes down, they go down further. The market goes up, it goes up even further. What is the future for Nifty Metal in the short term, especially with commodity prices right now for metals, and the export caps have been lifted by the government? So, Arjun, what has happened is that metals are now under pressure because first of all, there's a global slowdown. So clearly, if any consumption goes down in global economy, metals are the first sector to take a hit because the demand goes down. And therefore, I think short term, we are looking at metals to correct a little bit further. Valuations are attractive. Valuations are actually fair. They have been earning a lot of money. They are cash rich. But at the same time, I think challenges are quite substantial for the next 1 year. And after 1 year, as the economy revives, I think these stocks will do better. But I think next 6 months are going to be quite tough for metals and all commodity players. आपने भी मेंशन किया कि चाइना में जो सिचुएशन है, जो कोविड की एस्केलेट हो गई है, उससे आपको उम्मीद है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव असर नहीं आएगा, लेकिन जो सप्लाई चेन्स हैं वो काफी क्लोजली चाइना से जुड़ी हुई हैं. ऐसे में आपको लगता है कि फिर से जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हैं उनकी वजह से कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी पर हम नेगेटिव असर देखने की आशंका पैदा होती है? देखिए, चाइना में जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन देखी थी हमने पहले, क्योंकि वहां पर जीरो कोविड पॉलिसी थी और लॉकडाउन थे, तो वहां पर माल जो था वो बन नहीं रहा था या सप्लाई नहीं हो पा रहा था. लेकिन चाइना ने अब ये बात एक्सेप्ट करी है कि वो जीरो कोविड पॉलिसी पे नहीं जा रहे और दे आर लिविंग विद द वायरस एज इट इज. तो मुझे लगता है कि सप्लाई चेन इतनी डिस्टर्ब नहीं होंगी चाइना से. लेकिन एट द सेम टाइम जो कंजम्पशन है चाइना में वो काफी इफेक्ट होने वाली है. तो जो एक ग्लोबल कंजम्पशन थी या इकोनॉमिक ग्रोथ थी, मुझे लगता है उसका असर काफी नेगेटिव आएगा. और इसलिए मेरा अनुमान है कि अगले 3 महीने जब तक ये कोविड सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आएगी चाइना में, तब तक ये पूरी कंजम्पशन को अफेक्ट करता रहेगा. तो चाइना के हालांकि नंबर्स बहुत ज्यादा हैं चाइना में, पर मुझे लगता है कि ये 2 या 3 महीने में ये कंट्रोल में आ जाएगी सिचुएशन. और अब समय हो चला है एक छोटे से विराम का. बने रहिए हमारे साथ. विराम के बाद हम हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र. अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख. आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प. और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग. आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता. बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर. 8700014242. Welcome back to Market Mantra. We're discussing about market performance with our expert, Shri Puneet Jain. Puneet, good to have you on the program once again. Thank you, Arjun. So, Puneet, you mentioned about the PMS, the portfolio management services versus other DIIs like mutual funds and life insurance companies. PMS, apparently, and correct me if I'm wrong, you require minimum investment of 50 lakhs. So, you're basically a high net worth investor who is a client of these PMS services. What is the weightage in terms of buying and selling in the market? Because they've clearly had a downward impact today. So, again, what happens in PMS is that a lot of portfolio churning is discretionary. See, in mutual funds, when you put in money and you define, the mutual fund manager is not at a very large discretion to buy and sell at his own will. There are rules and regulations in what he can sell, how much he can buy. So those schemes are broadly defined, and he cannot go outside the parameters of those schemes. So we know that the limits within which a mutual fund manager can really buy and sell stocks. But in case of HNIs and PMS schemes, the buying and selling is mostly discretionary and based on the market view. They can go to zero investments from 100%, or they can go to 100% investments on equities. It is their discretion. So clearly, and mostly these are very concentrated portfolios. These portfolios are run by people who are very active in the market. They're actively managing portfolios, and usually, they kind of determine the flow of funds, of HNI funds in the market. So therefore, the numbers may not be very large.
some of the schemes, of course, have more than 10,000 crore assets under management. But even then, I think they're the influencers in the market. They influence the thinking in the market and determine the fund flows. पुनीत, आपने अभी कहा कि इकोनॉमिक डेटा पर भी जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी नजर रहनी चाहिए। अगर हम डोमेस्टिकली बात करें तो नवंबर का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो 5.88% पर आ गया है। ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 17 दिसंबर तक 26% ज्यादा थी पिछले साल के मुकाबले। क्या लगता है आपको, रेपो रेट ऑलरेडी 6.25% पर है। ये जो फिगर्स आई हैं इन्फ्लेशन की, इनको देखते हुए आपको लगता है कि शायद एक लीनियंट रुख ले सकता है आरबीआई? डेफिनेटली सोनू, अब देखिए ये तो तय बात है कि अब आरबीआई यहाँ से कोई बहुत टाइट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो नहीं करेगा। इन्फ्लेशन भी अंडर कंट्रोल है और जो मैक्रो नंबर्स हैं वो सपोर्टिव है, तो कोई जरूरत नहीं है आरबीआई को यहाँ से बहुत टाइटिंग करने की। जो भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, बेसिकली वो एक इंटरनेशनल रिस्पांस देना पड़ता है, क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे और डिफरेंशियल होगा तो करेंसी में बहुत वीकनेस आ जाती है। तो बेसिकली आरबीआई को इस वक्त इंटरनेशनल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होकर जो भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो, और अमेरिका में हमारी उम्मीद है कि अब अमेरिका में इसके बाद शायद एक इंटरेस्ट रेट हाइक आएगा, उसके बाद शायद अब अमेरिका में भी इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं आएंगे। लेकिन 2023 में कोई इंटरेस्ट रेट कट आने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन को वो चाहेंगे कि पूरी तरह से नीचे आए और उसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ का नीचे आना जरूरी है। तो इसलिए कि सेल्फ आप कह सकते हैं डिफीटिंग एक्सरसाइज है, जहां पर आप चाहते हैं कि इन्फ्लेशन नीचे लाने के लिए आप इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे लाना चाहते हैं। मुझे लगता है भारत में भी ऑल्दो मैक्रो डेटा आपने बताया बहुत अच्छा है, टैक्स कलेक्शन भी अच्छी है, लेकिन जो जीडीपी ग्रोथ हमें उम्मीद थी कि अगले वर्ष शायद 7% से ज्यादा होगी, मुझे लगता है उसमें कमी रहेगी और 6% से भी कम आ सकती है जीडीपी ग्रोथ। और ये जो एक पूरा आकलन है, अनुमान है, ये मार्केट रिफ्लेक्ट कर रही है। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एशियाई बाजारों में प्रमुख सूचकांक आज गिरावट में रहे। ये गिरावट प्रमुख रूप से वॉल स्ट्रीट में मंदी के अनुरूप आई। इसके अलावा निवेशकों की नजर एशियाई क्षेत्र के कुछ आर्थिक आंकड़ों पर भी बनी हुई थी। जापान का निक्केई सूचकांक 1% की गिरावट में रहा। नवंबर में जापान की कोर कंज्यूमर मुद्रास्फीति 3.7% के 40 वर्ष के उच्चतम स्तर पर जा पहुंची, जिससे बाजार में इन अनुमानों को बढ़ावा मिला कि जापान केंद्रीय बैंक अगले वर्ष अपने विशाल आर्थिक स्टिमुलस में अतिरिक्त कटौती करेगा। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1.8% लुढ़क गया। हांगकांग के हैंगसेंग और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स दोनों सूचकांक 0.4% की गिरावट में रहे। चीन में कोविड-19 के तेजी से बढ़ते संक्रमण के बीच शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.3% की गिरावट में रहा। हालांकि यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यहां दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक बढ़त का रुख था। लंदन का फुट्सी 0.3%, फ्रांस का कैक 0.2% और जर्मनी का डैक्स 0.5% की वृद्धि पर थे। Puneet, just briefly, since our focus has always been on the Fed Reserve and Japan's central bank is usually neglected, what's their role in how the South Asian markets play out, and is inflation hitting them along with South Korea as seriously as it is hitting the Western Hemisphere? So Japan, of course, until recently was ignoring the inflation challenge because they were saying that we are not affected and will maintain easy money policy. But this week, in fact, Asian markets were rattled by the Bank of Japan's decision to lift cap on bond yields, and therefore bond prices they plunged in Japan. It also means that Japan will no longer be following as easy money policy as they were following earlier. So I think that is also kind of a jolt to the equity markets worldwide. And because Japan is one of the largest suppliers of liquidity to the markets, if they cut back on monetary easing, it will hurt the liquidity in the global markets. So I think that is why Japan's decision, Bank of Japan's decision this week was such a rude shock for global stock markets. Let's have a look at the U.S. market. Now, U.S. markets ended lower as investors fear that resilient economic data would lead the U.S. Fed Reserve to keep hiking interest rates for longer than expected. The Dow Jones Industrial Average fell 349 points of 1.1% to 33,027. The S&P 500 lost 56 points of 1.5% to 3,822. And the Nasdaq Composite dropped 233 points or 2.2% to 10,476. The final estimate of the third quarter U.S. GDP showed that the economy expanded 3.2% above the previous estimate of 2.9%. Meanwhile,
Meanwhile, the Labour Department said filings for state unemployment benefits rose to 216,000 last week, but were below economists' estimates of 222,000. Puneet, briefly, what's your take on the U.S. markets, at least overnight? All three major indices fell. Will that trend continue into next week with the holiday season now? So Arjun, America's story is really strange because any good news is really bad for the markets there. So yesterday we had good economic data coming out of USA and the markets fell. In fact, at one point they were down by, Dow Jones was down by 800 points and they only recovered in the last half an hour, 1 hour to 350 odd. So clearly, I think America is in a dilemma and they don't know which way to go. But I think next year the economic data will also turn quite bad, and they're really struggling with employment, with other numbers, and whatever numbers we're seeing right now, I think they are the kind of last blip from the U.S. economy. It is likely to turn quite bearish next year, according to my estimates. So पुनीत जी, जब वर्ल्ड के सारे मार्केट्स गिर रहे हैं, ना सिर्फ भारत, एशिया के बाकी मार्केट्स भी, यूएस के मार्केट्स भी गिर रहे हैं, सो ऑब्वियसली इट मींस कि ब्रॉड बेस्ड इक्विटी मार्केट्स से ही इन्वेस्टर्स अभी उदासीन हैं. सो आपको लगता है कि जब वो वापस थोड़ा रिस्क लेने के उसमें होंगे, उनकी प्रवृत्ति बढ़ेगी, तो भारतीय बाजार में भी पैसा प्रोपोर्शनेटली वापस आएगा? हाँ, डेफिनेटली. देखिए, अगर हम भारत के बाकी बाजारों को देखें, अगर हम S&P 500 या यूएस मार्केट को देखें, दूसरे बड़े बाजार देखें, वो सब करीब 15 से 30% डाउन है अपने पीक से. लेकिन भारतीय बाजार तो कुछ भी, मतलब अभी रिसेंटली हमने हाल में देखा है, हमने 2-4-5% फॉल. तो आपने आउट परफॉर्म किया है सभी बड़ी मार्केट्स को, और मुझे पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर जब इकोनॉमिक टर्न अराउंड होगा और दोबारा से कैपिटल फ्लोज बढ़ेंगे इक्विटी मार्केट में, तो भारतीय बाजारों का प्रदर्शन सबसे बेहतरीन रहेगा. तभी मैंने आपको कहा कि नेक्स्ट ईयर, एंड ऑफ दिस ईयर एंड सिमिलर टाइम नेक्स्ट ईयर, आई थिंक वी विल बी डूइंग क्वाइट वेल. Let's have a look at the oil market. Now, global crude oil prices jumped 2% today on expectations of a drop in Russian crude supply. Brent crude was up $1.4 to $82.38 a barrel. U.S. West Texas Intermediate crude rose $1.50 to $78.98 per barrel. Both contracts posted a second weekly gain. Puneet, we are seeing that Russia is cutting down on output in order to raise the prices, which have already fallen. Is that a sign of global weakness or recession that is looming right now because demand is low? And how do you see governments which rely on oil exports battling their business, especially with the US dollar index also at 104? How profitable is the oil business right now? So the oil business has become very complicated because of politics, because of demand-supply situation happening, and I think Russia was supplying a lot of oil to the world. They're cutting down because of the price caps in Europe. I think, but at the same time, we must remember that slower economic growth will bring down demand for oil. So while short-term spikes we have seen, I think longer term the prospect for oil was good. I think they will definitely head lower once the demand for winter season is over. I think next year we will see much lower oil prices. उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी अनुबंध वाले सोने का मूल्य 80 रुपए बढ़कर 54,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था. मार्च अनुबंध वाली चांदी 420 रुपए के उछाल से 68,940 रुपए प्रति किलो पर थी. न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना बढ़त के साथ $1,805 प्रति आउंस पर था. चांदी भी बढ़त दर्ज करती हुई $24 प्रति आउंस के करीब थी. पुनीत जी, अगर हम इंडियन डोमेस्टिक प्राइसेस पर नजर डालें तो पिछले लगभग 1.5 महीने में 8% बढ़ गई हैं सोने की कीमतें. क्या इसके पीछे आपको रीजन दिखता है और क्या स्थायी है ये? देखिए, मुख्य कारण तो डॉलर में जो वीकनेस, हम डॉलर इंडेक्स में वीकनेस देखिए तो ग्लोबल प्राइसेस गोल्ड के वो बढ़े. मुझे लगता है कि गोल्ड के दाम में भी और तेजी आ सकती है क्योंकि शायद डॉलर इंडेक्स और थोड़ा नीचे जाएगा नेक्स्ट ईयर, और तो गोल्ड में और चांदी में और तेजी का यहाँ से मुझे लगता है कि भी स्कोप है. कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, सो हमें चर्चा को भी यहीं विराम देना होगा. पुनीत जी, आप कार्यक्रम में शामिल हुए, आपने विभिन्न विषयों पर हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य और विस्तृत जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद. सुनो. And before we close, a reminder of the headlines. Domestic markets fall over 1.5%. Sensex closes below the 60,000 level. Nifty settles below 18,000 mark.
Other global markets in the US and Asia decline on COVID fears, and global crude oil prices jumped 2%, Brent trading around $82.50 a barrel. घरेलू बाजार 1.5% से अधिक की गिरावट में रहे। सेंसेक्स 60,000 के नीचे और निफ्टी 18,000 के नीचे आए। कोविड के डरों से जुड़े अमेरिका और एशिया के अन्य वैश्विक बाजारों में भी आई गिरावट और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में आया 2% का उछाल। And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra. Market Mantra.